प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब के इस ऑनलाइन स्टडी में। आइए आज से हम लोग पढ़ते हैं 10वीं कक्षा की गणित। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1। चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। तो हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसकी जो परिमेयिकाएँ हैं, यूक्लिड विभाजन परिमेयिकाएँ, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए पहले हम लोग वास्तविक संख्याओं के बारे में जानते हैं। ये वास्तविक संख्याएं कहते किसे हैं, होती क्या हैं। उसके बाद हम लोग यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को ही हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जी हाँ, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को ही हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। क्लियर। परिमेय वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को ही हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इसको इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं। अब आती है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, आइए इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। इसे बोलते हैं रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक हों, जिसमें Q 0 के बराबर ना हो। इसको ऐसे समझिए, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q ≠ 0 परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4/3, 5/2, 3/2। कोई भी अगर हम पूर्णांक ले लेते हैं, जैसे कि हो गया -4, 2, -5, कुछ भी ले सकते हैं। ये सब परिमेय संख्याएं हैं। कोई भी पूर्णांक लेंगे तो वो परिमेय संख्याएं होंगी। -4 को हम लिख सकते हैं -4/1, ये भी एक परिमेय संख्या है, हो गई। 2/1 लिख सकते हैं, ये भी एक परिमेय संख्या हो गई। -5, तो -5/1 लिख देंगे, तो ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये हो गया परिमेय संख्याएं। अब आती है अपरिमेय संख्याएं। वे संख्याएं, इसी का अपोजिट है, बहुत ईजी है, परिमेय संख्याओं का ही अपोजिट है। तो अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, एक्सेट्रा। तो ये हो गई वास्तविक संख्याएं। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को ही हम वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। अब समझिए परिमेय संख्या क्या होती हैं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अब हम लोग जानेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के बारे में। अब आती है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। इसको समझने से पहले मान लीजिए कोई दो पूर्णांक है, एक 5 है और एक हम 11 ले रहे हैं, जिसमें 11 जो है बड़ा है 5 से, जिसमें 11 बड़ा है 5 से। अगर हम भाग दें 5 से 11 में, तो 2 बार में जाएगा, 5 दूना 10, ये हो गया, एक जो हो गया शेष बच गया। तो इसको लिख सकते हैं 11 बराबर 5 × 2 + 1। उसी प्रकार मान लीजिए एक धनात्मक पूर्णांक a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से विभाजित करें तो शेषफल r इस प्रकार प्राप्त होता है। a बड़ा है b से, तो अगर हम b से डिवाइड करें a से, तो q बार में जाता है और r शेषफल प्राप्त होता है। तो इसको लिख सकते हैं a बराबर BQ + R,
जहाँ r जो है वह 0 से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, लेकिन b से क्या होगा, यह छोटा होगा, लेकिन b से क्या होगा, छोटा होगा। यह हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। फिर से समझिए, यदि कोई धनात्मक पूर्णांक a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से डिवाइड करें तो पूर्णांक जो b है, जो पूर्णांक b से विभाजित करें तो शेषफल r प्राप्त होता है। शेषफल r प्राप्त होता है। ये जो r है या फिर 0 से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, लेकिन b से क्या होगा, छोटा होगा। यह हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब आती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। जो एल्गोरिथ्म होता है यह HCF ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय में जो एल्गोरिथ्म है वो किसी भी समस्या को हल करने के लिए अपनाई गई स्टेप को हम एल्गोरिथ्म कहते हैं। मान लीजिए कोई दो धनात्मक पूर्णांक a और b है, इसमें a बड़ा है b से। अगर हम b से डिवाइड करते हैं a में तो यह q बार में जाता है और r जो है शेष बच जाता है। अगर r बराबर 0 होता है तो हमारा HCF भी होता है, लेकिन जब r 0 नहीं होता है तो हम ये प्रक्रिया आगे बढ़ाते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं a बराबर BQ प्लस r। जहाँ r 0 के बराबर नहीं है तो हम ये प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे, तो लिखेंगे r से अब भाग देंगे b में। ये q था तो यह q1 हो जाएगा और शेषफल मान लीजिए हमारा बचेगा r1। तो इसको लिख सकते हैं b बराबर r q1 प्लस r1। अगर यह r1 0 आ जाता है तो हमारा ये जो r है वह HCF हो जाएगा, लेकिन यह 0 के बराबर नहीं होता है तो यह प्रक्रिया अभी और भी आगे बढ़ेगी। तो r1, ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो r1 से डिवाइड किया जाएगा इस r में, तो हो जाएगा q2। तो यह बचेगा r3। अगर r3 0 हो जाता है तो यह r1 जो हो जाएगा इसका HCF हो जाएगा। तो यह जो प्रक्रिया आगे बढ़ रही है यह स्टेप 1 हो गया, यह स्टेप 2 हो गया, और फिर यहाँ से अगर किया जाए r बराबर तो हो जाएगा r1 q2 प्लस, अगर यह 0 आ जा रहा है तो ये हमारा r क्या हो जाएगा, ये हमारा HCF हो जाएगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय में किसी भी समस्या को हल करने के लिए अपनाए गए ये जो स्टेप हैं इसी को एल्गोरिथ्म कहते हैं। तो अब हम लोग सवाल लगाएंगे आगे।